everyone. How are you? Hello, ma'am. We are Hello, fine. ma'am. We are fine. And what about you? I'm also fine. And आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक छोड़ा था, द लेडी जिन्होंने एक स्टोरी लिखी थी, द सुल्ताना's ड्रीम, रुकैया शेखावत हुसैन। तो आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा ना उनके बारे में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड बेटा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि इनके बारे में भले ही बोरिंग लगे आपको पढ़ना, लेकिन फिलहाल याद रखना है, क्योंकि अभी 8th क्लास में फिर से पढ़ना है इनके बारे में, और वहां पर और डिटेल में पढ़ना है। उसमें ये भी दिया हुआ है इन्होंने कौन सा स्कूल चलाया, कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, सारी चीजें दी हुई हैं आपके 8th क्लास में। Yes, ma'am. तो इसलिए आपको इसे Yes, ma'am. भूलना नहीं है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार उनके बारे में रिवाइज करेंगे फिर से। यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। तो रुकैया शेखावत हुसैन आप लोग जानते हैं, फिलहाल नाम से तो सभी को कंफर्म हो ही गया होगा कि ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। Yes, ma'am. मुस्लिम फैमिली में लड़कियों को पढ़ाना हिंदू फैमिली से ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग वर्क था, क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम फैमिलीज थी ओल्डन टाइम्स में, पुराने टाइम पे, वो लोग क्या करते थे, अपने घर की बेटियों को या बहुओं को बाहर ही नहीं निकलने देते थे, किसी से मिलने ही नहीं देते थे। इतनी ज्यादा पाबंदियां होती थी, इतनी ज्यादा बंदिशें होती थी। उसके बावजूद इन्होंने अपना ड्रीम कंप्लीट किया, पढ़ाई की। तो ये फिलहाल सच में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। तो देखिए, जो रुकैया शेखावत हुसैन थी, इनका जो जन्म हुआ था 1880 में, और 1932 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था, जिनके पास खुद की बहुत सारी जमीन थी। तो सेम राज सुंदरी देवी की तरह ये भी एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। ये उर्दू, शी वाज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। तो स्टार्टिंग में इनके घर में लोग उर्दू पढ़ना जानते थे, तो इसलिए ये भी उर्दू पढ़ना और लिखना जान गई एक दूसरे को देख देख के। लेकिन इन्हें जो बांग्ला लैंग्वेज थी बंगाली लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज सीखने से रोका गया। In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas which people thought were not correct for them. तो इंग्लिश लैंग्वेज को इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ऐसी लैंग्वेज माना जाता था कि अगर लड़कियों ने पढ़ लिया ना, तो वो तो फिर हमारी सुनेंगी नहीं, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, वो अपने खुद के आइडियाज बनाने लगेंगी। और इसलिए लड़कियों को मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखने दिया जाता था, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में। एंड इंडियंस का मानना ये था कि अगर हमारे घर के लोगों ने भी इंग्लिश सीख ली ना, तो वो भी ब्रिटिशर्स के गुलाम बन जाएंगे, वो भी उन्हीं को फॉलो करने लगेंगे। और इसलिए केवल गर्ल्स ही नहीं, बॉयज को भी उस समय इंग्लिश नहीं सीखने दिया जाता था। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है लड़कियों के लिए, तो इसे बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि जो दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज। ये लड़कियों में नए नए विचार उत्पन्न कर देगी। लड़कियां सोचेंगी हम पढ़ लिखे गए हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, which people thought were not correct for them। और लोग सोचते थे कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है। therefore it was mostly boys who were taught English। और मोस्टली इस टाइम पे लड़कों को फिलहाल इंग्लिश सिखाई जाती थी। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट टू हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। तो उसने अपनी बड़ी बहन दैट मीन्स की जो बड़ी बहन थी वो भी पढ़ना चाहती थी, तो इन दोनों ने मिल करके अपने बड़े भाई से इंग्लिश और बांग्ला, दोनों जो बांग्ला लैंग्वेज दोनों ही सीखी। उसके बाद ये राइटर बन गई। शी रॉट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना's ड्रीम। तो उन्होंने एक रिमार्केबल दैट मीन्स की एक अद्भुत स्टोरी लिखी, जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता है, जिससे जो रिमार्केबल है। तो इसका क्या टाइटल रखा था उन्होंने? सुल्ताना का ड्रीम। अब इसमें, इस ड्रीम में, इस स्टोरी में, ये जो स्टोरी इन्होंने बनाई थी, इसमें क्या लिखा है फिलहाल आप सभी ने पढ़ा ही होगा।
मुस्कान बेटा, नाउ यू टेल, इन्होंने क्या लिखा है अपनी स्टोरी में? यस मुस्कान बेटा, माइक ऑफ है आपका। अभिषेक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Ma'am, in this story, a woman was named Sultana, who reached the Ladyland. Ladyland means place where women have freedom to study, work, and create. ओके, वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने क्या करा है कि जो टाइटल रखा है ना, सुल्तानाज ड्रीम, इन्होंने इसमें कौन सी दुनिया बताई है? लेडी लैंड। जैसे हम लोग अपनी, जब हम बचपन में होते थे ना, तो हम फेरी टेल्स पढ़ते थे, फेरी लैंड, परियों की कहानी जहाँ पर परियां ही रहती थी, हमें बहुत पसंद होता था। और Yes, ऐसे ही ma'am. इन्होंने जो ड्रीम लिखा है वो किसके बारे में लिखा है? लेडी लैंड। क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के माहौल में देखा था कि लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, और इसलिए इन्हें सपने कैसे आते थे कि ऐसी दुनिया के जहां पर लड़कियां ही सब कुछ करती थी, लड़के कुछ नहीं करते थे, लड़कियां सब कुछ करती थी। ये इसी टाइप के सपने देखती थी। और इन्होंने जो एक सपना देखा था सुल्तानाज ड्रीम्स, इन्होंने जैसा सपना देखा था ना, तो अपनी स्टोरी में वही बिल्कुल टाइटल रख के, सुल्तानाज ड्रीम टाइटल रख के वही लिख दिया उसमें, जैसा जैसा ये चाहती थी खुद से। तो इन्होंने अपनी इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, और इन्होंने ये जो अपनी स्टोरी लिखी थी 1905 में, इन्होंने ये स्टोरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है। एंड ये इस समय केवल कितने साल की थी? 25 ईयर्स ओल्ड। अब आप सोच रहे होंगे केवल 25 ईयर्स ओल्ड, ये तो बहुत बड़ी उम्र है। लेकिन इन्हें लैंग्वेज सीखने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि जब कोई पढ़ाने वाला नहीं होता ना, तो फिलहाल कुछ भी चीज हम सीखना चाहते हैं, खुद से सीखने में हमें टाइम लगता है। तो देखिए, ये जब 25 इयर्स की थी तब इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी, सुल्ताना ड्रीम, और इसमें इन्होंने एक लड़की सुल्ताना की कल्पना की थी। फिलहाल ये भी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। इन्होंने जो कैरेक्टर लिया, मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का, वो भी एक मुस्लिम लड़की का ही लिया, जिसका नाम था सुल्ताना। तो सुल्ताना जो है वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहां पर लेडी लैंड होता है। लेडी लैंड जहां पर वुमेन्स को सारी चीजें करने की आजादी थी, पढ़ाई करने की, काम करने की, इन्वेंशन करने की, नए नए। अब किस टाइप के इन्वेंशन? देखिए, कंट्रोलिंग रेन, जो कि आज तक नहीं कोई कर पाया। बारिश को रोकने की इन्वेंशन, यानी कि ऐसी मशीनें तैयार कर देती थी लेडीज उनके सपने में, जिससे बारिश भी रुक जाती थी, एंड बादल भी रुक जाते थे, एंड फ्लाइंग एयर कार्स, और ये हवा में कार उड़ाती थी। अभी फिलहाल एरोप्लेन ही चलती है, अभी तक भी कार का इन्वेंशन नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने जो सपना देखा था, वो कैसा सपना देखा था कि जो लेडीज है ना, वो फ्लाइंग कार उड़ाती हैं, हवा में उड़ने वाली कार चलाती हैं। एंड दूसरा देखिए और क्या देखती थी अपने सपने में? इन लेडीलैंड द मैन हैड बीन सेंट इनटू Saxon their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women। देखिए दूसरा ये क्या सपना देखती हैं कि जो मेंस थे वो बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े वेपन्स वगैरह का यूज करते थे, अगर एंड अग्रेसिव गन्स, जो इनकी बंदूकें होती थी, पावरफुल गन्स, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन इनके जो बड़े बड़े हथियार थे और इनकी जो पावरफुल गन्स थी, अग्रेसिव गन, तो ये दोनों ही वुमेन ब्रेन के आगे डिफीटेड थे इनकी पावर। दैट मीन्स कि जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने दिमाग से ऐसी मशीनें बना ली कि यहाँ पर जो मेंस के वेपन वगैरह जो भी थे, उनकी बंदूकें थी, वो कोई भी काम नहीं आई। महिलाओं ने नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाए, नए नए वेपन्स बनाए और उन्हें हरा दिया। अब ये देखिए, उसके बाद एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडीलैंड विद सिस्टर सारा। अब ये दूसरा क्या सपना देखती है कि सुल्ताना यहाँ पर अपनी बहन सारा के साथ घूमने गई है। उसके बाद क्या होता है? सपने में ये जग जाती हैं, और फिर इन्हें पता लगता है कि अरे ये तो केवल सपना था, रियलिटी नहीं थी। तो जो इन्होंने सपना देखा था, वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल, दिस वाज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज्ड रुकैयाज ओन लाइफ। तो ये सपना ही था जिन्होंने फिलहाल इन्हें क्या किया, इन्हें एक, कहते हैं ना, एक तरीके से इन्हें इस अपने सपने के थ्रू एक वे मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि मुझे क्या करना है। और अपने सपने के ही बाद, अपने सपने को देखने के बाद उसे कंप्लीट करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपनी पूरी हिम्मत लगा दी।
जैसे हमारे भी लिए कोई सपना होता है कि हम ये बने, कोई किसी दिन कुछ ऐसा सपना आता है ना कि हमें ये करना है और हम उसमें खो जाते हैं। मॉर्निंग में उठते हुए भी हमें ध्यान रहता है कि ये सपना आया था ना, इसे हमें कंप्लीट करना है। फिलहाल आप में से भी किसी को इस टाइप का सपना आया है? आप भी बड़े होके कुछ बनना चाहते हो, आपने सपने में देखा हो कुछ ऐसा? देखा है किसी ने? नो। चलिए, तो अभी रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में भी देखते हैं। तो ये इन्होंने अपने सपने से ही इंस्पायर होकर के स्टडी की, इन्होंने पढ़ाई की एंड इनसे इनकी लाइफ चेंज हो गई। एंड दूसरा देखिए, इन्होंने केवल खुद की पढ़ाई करके रुकी नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई कर ली बस मेरा सपना हो गया कंप्लीट। नो, इन्होंने क्या किया, रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हरसेल्फ। वो केवल अपने लिए शिक्षा पाकर के खुश नहीं थी। हर एजुकेशन gave her the power not only to dream and write but also to do more। इन्होंने, इनके सपने ने इन्हें केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया, इससे बढ़कर कुछ करने के लिए इन्हें प्रेरित किया, इन्हें इंस्पायर किया। अब क्या किया इन्होंने, टू हेल्प अदर गर्ल्स गो टू स्कूल एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स। इन्होंने बाकी लड़कियों को के भी लिए स्कूल स्टार्ट करवाए। खुद पढ़ी थी ये, इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, वहां पर बाकी लड़कियों को भी पढ़ाने लगी। एंड इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। तो कोलकाता में इन्होंने 1910 में एक स्कूल स्टार्ट किया गर्ल्स के लिए ओनली। एंड दिस डे द स्कूल इज स्टिल, टाइम पे स्कूल नहीं चलते थे, लेकिन इन्होंने 1910 में अपने खुद के फोर्स पे, अपने खुद के बल पे इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया जहां पर लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा। चलिए, तो अभी हमने इनकी स्टोरी पढ़ी है, रुकैया शेखावत हुसैन। तो आपको इनकी लाइफ, आपने इनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, कैसे इन्होंने अपने सपने को कंप्लीट किया। फिलहाल जो भी हो, इनकी कहानी में एक मोरल जरूर है कि अगर हम भी कोई अच्छा सा सपना देखते हैं ना, तो हमें भी उसे कंप्लीट करने के लिए पूरी जी जान लगा देनी है और एट द एंड वो कंप्लीट भी हो जाएगा। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इन्होंने भी क्या किया, अपना सपना कंप्लीट किया और उसके बाद दूसरी गर्ल्स के लिए भी इन्होंने, ये बहुत ही बेनिफिशियल रही, इन्होंने बहुत सारी गर्ल्स की मदद की और इनकी ही वजह से बहुत सारी गर्ल्स पढ़ पाई। नहीं तो अगर ये नहीं करती तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम तक, बहुत टाइम तक यही कंडीशन बनी रहती कि गर्ल्स नहीं पढ़ पाती, गर्ल्स को स्कूल जाना अलाउ नहीं होता। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आज का, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। तो आज के टाइम पे स्कूल और एजुकेशन यानी कि विद्यालय और शिक्षा आज के समय पे कैसी है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है आज के टाइम पे, दैट मीन्स कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है उसके बाद क्या कंडीशन है हमारे इंडिया की स्टडी की। यहाँ पर क्या अभी भी गर्ल्स उसी कंडीशन में है क्या, अभी भी उन्हें नहीं पढ़ना दिया जाता? तो फिलहाल ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। तो टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स। तो हम देख ही रहे हैं कि आज के टाइम पे तो गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल जाते हैं, गर्ल्स भी जाती हैं, बॉयज भी जाते हैं, और इक्वल, दैट मीन्स कि हम ये क्या देखते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज साथ साथ में पढ़ने जाते हैं, साथ में स्कूल में बैठते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। Yet, as we will see, there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years which counts the whole population of the country। तो अगर हम यहाँ देखें कि जो डिफरेंसेस है वो अभी भी बरकरार है, यानी कि जो गर्ल्स एंड बॉयज की एजुकेशन में जो डिफरेंस है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। हर साल आफ्टर एवरी 10 years जो हमारे यहाँ सेंसेक्स होता है, जनगणना की जाती है पॉपुलेशन की, वहां पर ये भी काउंट किया जाता है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग स्टडी कर रहे हैं, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने लोग स्कूल छोड़ के घर बैठ गए हैं, सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। इट आल्सो गैदर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन। तो इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, लोगों के बारे में जो इंडिया में रहते हैं, उनकी एज, उनका स्कूल, कि वो स्कूल कहाँ तक पढ़े हैं, जाते हैं या नहीं, बच्चे कितने हैं, सभी स्कूल जाते हैं या नहीं। दूसरा और क्या पूछा जाता है, उनकी फैमिली में जो वर्कर हैं, जो वर्किंग पर्सन है, वो क्या वर्क करते हैं, सैलरी कितनी है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिलहाल आपके यहाँ भी आते होंगे ना ये जनगणना करने वाले लोग? yes, ma'am. Yes, ma'am.
फिलहाल जब मैं छोटी थी मेरे यहाँ भी जनगणना करने वाले आए थे, तो जो मेरे दादाजी थे ना उनको भगा दिया मुझे अंदर, कह रहे जल्दी जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो कहेंगे इनके घर में बहुत ज्यादा लोग हैं। फिलहाल आपके टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है। No, ma'am. चलिए, तो No, ma'am. पहले क्या करते थे ना, लोग छुपाते थे अपने फैमिली मेंबर्स को, कहेंगे अरे इनके घर में इतनी फैमिली है, और फिर जो जनगणना करने वाले आए हैं वो लेक्चर देना स्टार्ट कर देंगे, अरे आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल हो सकता है पता नहीं क्या सोच के, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे अंदर भगा दिया था, अंदर जाओ अंदर जाओ। चलिए, तो अभी देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो जब जब भी ये काउंटिंग करने आते हैं, जब भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले पर्सन आते हैं, जो हर साल सेंसस किया जाता है, तो इसमें उनका स्कूल, उनका वर्किंग और उनकी सैलरी, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। कितने लोग हैं घर पे, कितने लोगों की शादी हो गई है, ये सारी चीजें भी नोट करते हैं वो। We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इनमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या चीजें मेजर की जाती हैं। तो नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, एंड मैन एंड वुमेन का जो रेशियो है वो कितना है, क्या अकॉर्डिंग टू मैन वुमेन ज्यादा है या फिर अकॉर्डिंग टू वुमेन मेंस ज्यादा है। तो ये इनका जो फ्रैक्शन है, इनका रेशियो, ये कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसेक्स। तो जो 1961 में जो जनगणना हुई थी, इसमें क्या पता लगा था कि अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन 7 years old and above were literate, and that is they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women in the most recent। अब देखिए यहाँ तक क्या बताया हमें, जो 1961 की जो जनगणना हुई थी, जो इनका सेंसस था, वो क्या बताता है हमें कि 40% बॉयज जो है वो पढ़े लिखे थे, 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मैन। इसमें 7 साल के बच्चे और इनसे ऊपर के बच्चे, जो ये 40% हमें बताया है, तो 40% यानी कि टोटल जितने भी मैन और वो बॉयज रहे होंगे, पूरी जनसंख्या, उनका केवल 40% ही पढ़ रहे थे 1961 में, बाकी नहीं पढ़ रहे थे 60%। चलिए, तो इनमें से इनमें कौन थे, 7 years old एंड इनसे ऊपर वाले बच्चे भी, तो इन वर लिटरेट, केवल ये इतने ही लोग पढ़े लिखे थे 40%। 60% जेंट्स ऐसे ही बैठे थे, इलिटरेट थे वो, एंड दैट इज दे कुड एट लीस्ट राइट देयर नेम्स। इनमें से कुछ ऐसे थे जो केवल अपना नाम लिखना जानते थे, और कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। एंड जो वुमेन का परसेंटेज था, तो टोटल 100 में से केवल 15% वुमेन थी जो पढ़ना लिखना जानती थी। तो यानी कि देखिए यहाँ पर जो बॉय एंड मैन का परसेंट है वो है 40, एंड वुमेन का कितना निकला है, 15। चलिए, अब नेक्स्ट टाइम फिर सेंसेक्स होता है, कब हुआ है ये हुआ है 2011 में, यानी कि केवल आज से अभी 10 years पहले। तो these figures have grown in 82% of boys and men। तो देखिए अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, 82% ऑफ बॉयज एंड मेन। तो यहाँ पर टोटल जो परसेंटेज है मेंस का एंड बॉयज का जो भी है, 100% में से केवल 82% है जो पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, एंड जो वुमेन का परसेंट है वो 15 से बढ़कर के अब कितना पहुंच गया, 65। तो यानी कि 100 में से 65% वुमेन एंड गर्ल्स ऐसी हैं जो पढ़ना लिखना जानती हैं, बाकी की 35% जो है वो अभी भी इलिटरेट हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, ना ही हो सकता है उन्हें मौका ना मिला हो। चलिए, तो देखिए अभी अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें, तो बॉयज एंड गर्ल्स की कंडीशन में, यानी कि मैन एंड वुमेन की कंडीशन में, दोनों में ही अभी डिफरेंस है ना। Yes, ma'am. चलिए, तो अब इस साल अभी फिर से सेंसेक्स होने वाला है, देखते हैं अब की बार का क्या रहता है रिकॉर्ड। क्योंकि 10 years कंप्लीट हो गए हैं, तो 2021 में फिर से अभी सेंसेक्स होगा। अब इस साल का देखते हैं, फिलहाल बेटर होना चाहिए क्योंकि पहले से कंडीशन बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। तो इस साल का परसेंटेज देखते हैं कि अभी डिफरेंस अभी भी है या कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल ये भी देखना है कि 100 में से 82 से कितना हुआ है बॉयज का, एंड गर्ल्स का 100 में से 65% से बढ़कर के कितना हो गया है। तो ये अभी फिलहाल होने के बाद ही पता लगेगा हमें। तो this means that the proportion of both men and women who are not able to read and have at least some amount of schooling has increased
but as you can also see, the percentage of their male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. तो देखिए अभी हमें क्या पता लगता है कि इसका मतलब क्या है कि जो मेंस एंड वुमेन का जो अनुपात है, फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दे आर नॉट एबल टू रीड एंड हैव एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग। इनको स्कूल जाने का बहुत कम मौका मिला है। फिलहाल आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ा है, बट अगर हम ये देखें, फिलहाल स्कूल जाने का तो बड़ा है दायरा, बहुत गर्ल्स भी बड़े हैं, बॉयज भी बड़े हैं, लेकिन जो यहाँ पर मेल एंड फीमेल का जो परसेंटेज रहा है वो अभी भी कम है, इसमें बहुत ज्यादा गैप है। अभी फिलहाल इस साल का होने के बाद अभी हमें ये पता लगेगा कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं, और ये जो डिफरेंस रहा है परसेंटेज में, क्या ये भी कंप्लीट हुआ है, क्या ये भी पूरा हुआ है या नहीं, ये भी रह रहा है अभी। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups including scheduled caste and scheduled tribes. तो यहाँ पर हमें उन ग्रुप्स के बारे में दिया है, SC ST, दैट मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि आदिवासी जाति। तो इन दोनों के बारे में हमें यहाँ पर दिया है, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो इनका ड्रॉप आउट दिया हुआ है। देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है किसी कारण से, अब हो सकता है कोई भी कारण। देखिए प्राइमरी क्लास का हमें दिया हुआ है, बॉयज जो है इन ये कितने हैं, 4.36, गर्ल्स 3.88 एंड टोटल 4.13, इनका कैलकुलेट करके दिया है हमें। और नहीं, प्राइमरी क्लासेस में है बॉयज इतने एंड गर्ल्स इतने ड्रॉप आउट करने वाले, एंड अपर प्राइमरी में यानी कि 6 to 8, तो यहाँ पर जो ड्रॉप आउट हुआ है वो है बॉयज का परसेंटेज 3.49 एंड गर्ल्स का है 4.60। अब सेकेंडरी क्लासेस में देखिए जो ड्रॉप आउट कर देते हैं, यानी कि 8th क्लास के बाद ही इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो यहाँ पर बॉयज का परसेंटेज है 17.21 एंड गर्ल्स का है 16.88। फिलहाल ये तो अलग ही हो गया, यहाँ पर गर्ल्स ज्यादा है ड्रॉप आउट करने वाली। अब यहाँ पर हमें दिया है सेक्युलर्ड कास्ट के बारे में, जो पिछड़ी जाती हैं, तो यहाँ पर बॉयज का गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है हमें दोनों का, एंड दूसरा है ST। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कितने बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, क्या रीजन रहता होगा इनका स्कूल छोड़ देने का। और सबसे ज्यादा ये है सेकेंडरी लेवल पे, दैट मीन्स कि जैसे ही ये लोग 9th-10th में जाते हैं स्कूल छोड़ देते हैं, जब इनको पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है इस सिचुएशन में ये लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या रीजन रहता होगा इसका, ये यस आप में से कोई बताएगा, एनीबॉडी गेस? नो, ये सेक्युलर्ड कास्ट के बच्चे जो हैं बेचारे ये स्कूल क्यों छोड़ देते होंगे, अब इनके बारे में पता लगाना है। चलिए कोई गैस नहीं कर रहे? यस मुस्कान। मुस्कान बेटा माइक ऑफ है आपका अभी भी। आज मुस्कान के यहाँ माइक में प्रॉब्लम है, अभी माइक ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए एक और कौन बताएगा फिलहाल गैस कर। यस अभिषेक। Yes. Most of the students of SC and ST leave the school every year in much number because they not proper primary and upper primary also. यस आई थिंक यू आर राइट। देखिए बेटा अभी अगर हम इसको एक बार इसका फिर से ऑब्जर्व करते हैं, देखिए क्या दिया है हमें यहाँ पर, जो प्राइमरी लेवल पे है ड्रॉप आउट करने वाले बच्चे कम है, यानी कि देखिए इनके मम्मी पापा ने खुश होकर के नाम लिखवाया, बच्चे गए पढ़ने, अब जो बच्चे हैं उनका मन नहीं लग रहा होगा, या फिर मम्मी पापा प्रेशराइज कर रहे होंगे, नहीं बेटा घर का काम ज्यादा है, अपने भाई बहनों को देखना है, और इस वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते होंगे। अब अपर प्राइमरी में गए तो इसका परसेंटेज जो है वो ज्यादा बढ़ गया सारी ही जगहों पर। तो यानी कि अब क्या हो जाता है, जो गर्ल्स हैं वो तो इसलिए छोड़ रही होंगी क्योंकि उनको बोला जाएगा कि बेटा कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, घर का काम सीखो। लेकिन बॉयज के साथ क्या हो गया, अब
बॉयज को क्यों कहा जा रहा होगा? आई थिंक मुझे लगता है कि बॉयज को भी इसलिए क्योंकि उनके जो बड़े पेरेंट्स हैं वो ये कहते होंगे कि आप हमारे साथ काम सीखो। एंड सेकेंडरी लेवल पे सबसे ज्यादा है क्योंकि वो लोग क्या सोचते होंगे कि अगर पढ़ लिख गए ना तो हमारे बच्चे जो हैं वो मॉडर्न तरीके से सोचने लगेंगे, अपने एरिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो आई थिंक यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पे बच्चे स्कूल को ज्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं। चलिए, तो आज आपको क्या करना है, ये इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछा है, आपको फिलहाल देखना है अब सभी का क्या क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या गेस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट द परसेंटेज ऑफ आदिवासी गर्ल्स एंड बॉयज लिविंग स्कूल इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर ग्रुप? तो आदिवासी ग्रुप दैट मीन्स कि जो ये सोशल ट्राइब्स हैं इनमें परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अगर हम इन दोनों का देखें तो एससी के अकॉर्डिंग एसटी जो लोग हैं दैट मीन्स सोशल ट्राइब्स, इनका ये परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पर ये लोग स्कूल ज्यादा क्यों छोड़ रहे हैं, आपसे इसका आंसर पूछा है। चलिए कर लेंगे आप सभी लोग ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए अभी हमें इस टेबल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। तो you have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at the rate that is the higher than the category all girls। तो यहाँ पर हम सभी ने नोटिस किया है कि जो SC और ST गर्ल्स हैं दैट मीन्स कि SC और ST सोशल ट्राइब्स एंड सेक्युलर्ड कास्ट, सेक्युलर्ड ट्राइब्स एंड सेक्युलर्ड कास्ट, तो ये दोनों ही ऑल गर्ल्स जो जनरल कैटेगरी से हैं इनकी कंडीशन फिलहाल बेटर है इन दोनों से। ये SC वाले ग्रुप्स एंड ST वाले ग्रुप ये दोनों ही ज्यादा स्कूल छोड़ते हैं। दिस मीन्स दैट द गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित SC एंड आदिवासी ST बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन स्कूल। यानी कि इसका मतलब यही है कि इन्हें स्कूल जाना कम पसंद किया जाता है, इनका स्कूल जाना। तो the 2011 census has also found that the Muslim girls are less likely। अब इसमें SC ST के अलावा जो 2011 का जो सेंसेक्स हुआ था इसमें क्या बताया है कि मुस्लिम गर्ल्स की भी संख्या कम थी पढ़ाई करवाने की। दैट मीन्स कि मुस्लिम फैमिली से भी गर्ल्स कम मात्रा में पढ़ने जा रही थी। देन SC एंड ST गर्ल्स SC और ST से भी कम, यानी कि इनकी कंडीशन सबसे ज्यादा डाउन है। टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल व्हाइल अ मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल। तो जो मुस्लिम गर्ल्स हैं इनको देखिए कि बहुत कम पढ़ाया जाता है। इनमें क्या नोटिस किया गया है कि केवल ओनली 3 years, केवल 3 साल इन्हें स्कूल में देखा गया। और जो बाकी ये सेक्युलर्ड कास्ट एंड सेक्युलर्ड ट्राइब्स वाली जो गर्ल्स हैं इन्हें क्या कब तक देखा गया है, इन्हें 4 years तक, यानी कि इनसे 1 साल ज्यादा। तो फिलहाल जो सबसे बुरी कंडीशन है यहाँ पर है वो है माइनॉरिटीज ग्रुप यानी कि मुस्लिम ग्रुप की। एंड यहाँ पर हमें कुछ रीजन दिया है। देयर आर सेवरल रीजन व्हाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटी लीव स्कूल in many parts of the country, especially in rural and poor areas. There may not even the proper schools, not teachers who teach on a regular basis। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमने जब पहला फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था आपको याद ही होगा, तो हमने वहां पर ये नोटिस किया था कि जितने भी रूरल एरिया है वहां पर हॉस्पिटल भी कम है। याद होगा ना आप सभी को? Yes, ma'am. हमें Yes, ma'am. किसी भी बड़ी बीमारी का इलाज कराना होता है तो डॉक्टर कहाँ के लिए रेफर कर देते हैं, किसी बड़ी सिटी के लिए, सिटी हॉस्पिटल के लिए। तो दैट मीन्स कि कभी कभार तो पेशेंट इसीलिए उसकी डेथ हो जाती है कि उसे इमीडिएट जांच, इमीडिएट उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। और इसका जो मेन कारण है, मेन रीजन वो ये है कि यहाँ पर प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। तो सेम ऐसा ही स्कूल के भी साथ है। अब देखिए बॉयज को तो लोग दूर दूर स्कूल पढ़ने के लिए भेज देंगे, बोल देंगे बेटा साइकिल ले लो चले जाओ। लेकिन गर्ल्स को जल्दी कोई नहीं रेडी होता है कि नहीं, अगर मान लो 2 या 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाना है तो जल्दी कोई नहीं रेडी होगा। और फिलहाल गांव वाले एरिया में तो बिल्कुल नहीं रेडी होते और उनका मानना ये रहता है कि यहाँ आसपास से 4-5 लड़कियां जाएं तब जाओ। तो यही कंडीशन है यहाँ पर सोशल ट्राइब्स, सेक्युलर्ड कास्ट
एंड सेक्युलर ट्राइब्स एंड सेक्युलर कास्ट एंड दूसरा मुस्लिम ग्रुप, तो तीनों के साथ यही कंडीशन है। वो लोग स्कूल इसलिए नहीं भेजते बेसिकली हायर लेवल पे, तो सेकेंडरी लेवल पे आते आते ये सिचुएशन इसीलिए और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े स्कूल है ना, बड़े विद्यालय, सेकेंडरी स्कूल वो बहुत कम है, और जो है भी वो बहुत दूर है, और लोग लड़कियों को, अपनी बेटियों को इतनी दूर पढ़ने नहीं भेजने देना चाहते हैं। तो यही रीजन है कि सेकेंडरी लेवल तक आते आते जो इनका ड्रॉप आउट लेवल है वो ज्यादा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर स्कूल नहीं है और टीचर्स भी नहीं है। अगर हम बात करें ना, ये ज्यादा एजुकेटेड टीचर्स कहाँ पर होते हैं, तो सबके माइंड में यही आएगा कि बड़े बड़े शहरों में जो स्कूल होते हैं ना, हायर स्कूल, वहां पर अच्छे एजुकेटेड टीचर भी होते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना सभी लोग। Yes, ma'am. एंड जो गांव के जो छोटे स्कूल हैं, फिलहाल यहाँ पर हायर स्कूल बहुत ही कम है। अगर हम अभी यहाँ पर सर्वे करें ना, तो सिटी में तो क्या होगा, थोड़ी सी दूर में हमें बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल, या फिर जो कॉलेज वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह, वो भी ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन रूरल एरिया की अगर बात करें, यहाँ पर स्कूल्स भी कम है, इंस्टीट्यूट की तो बात ही दूर है। तो यहाँ पर स्कूल्स भी बहुत कम है, जो कि बहुत दूर दूर है। बहुत सारे ट्राइब्स एरिया ऐसे हैं, बहुत सारे ट्राइब्स ग्रुप के आसपास, मतलब जो ट्राइब ग्रुप्स हैं, सेक्युलर कास्ट, इनके आसपास के स्कूल बहुत दूर दूर है, और ये लोग इसीलिए नहीं भेजना चाहते हैं। So, is it not close to people's home and there is no transport like buses or vans? Parents may not be willing to send their girls to school. तो यहाँ पर लोगों का घर जो है वो बहुत दूर है, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि स्कूल उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा करवा रहा है, फैसिलिटी दे रहा है उन्हें, बस या वैन कुछ भी नहीं जाती। इसीलिए पेरेंट्स जो है, उनकी विल पावर नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है अपनी बेटियों को भेजने की। The parents may not be willing to send their girls to school, and many families are too poor and unable to bear the cost of educating all the children. बहुत सारी families बहुत ज्यादा गरीब हैं, family members ज्यादा हैं, और उनका सबसे पहला सोचना ये क्या रहता है कि जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी, क्योंकि सबसे पहले तो खाने के लिए चाहिए। और इस वजह से जो पुअर फैमिलीज है, वो पढ़ाई का जो कॉस्ट है उसे बेयर नहीं कर पाती, उसे सहन नहीं कर पाती, और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेज पाते। बॉयज में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। Many children also leave school because they are discriminated against by the teacher and classmate, just like Om Prakash Valmiki. देखिए बॉयज की फिलहाल कंडीशन थोड़ी सी ठीक है। बहुत बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। जैसे अभी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था। Yes, ma'am. उनकी ऑटोबायोग्राफी थी Yes, ना, ma'am. नाम याद है आपको? Yes, ma'am. यस अनुराग, नाउ यू टेल, कौन उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी एक स्टोरी लिखी थी, अपनी आत्मकथा। उनकी बुक का क्या नाम था? जूठन। यस। तो उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से टीचर ने उनसे पूरे एरिया में झाड़ू लगवाया था, पूरे टाइम वो खड़े रह गए थे बाहर। बाद में उनके फादर आए, उन्होंने देखा, और उनके फादर जो है वो बोल के गए थे कि मेरा बेटा जो है वो यहाँ पर नहीं पढ़ेगा, बोल के गए थे ना। Yes, ma'am. चलिए, तो Yes, ma'am. बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फिलहाल आज के टाइम पे नहीं है ऐसा। आपकी क्लास में भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? No, ma'am. नो। No, ma'am. फिलहाल आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, सभी बच्चे इक्वल इक्वल माने जाते हैं। अगर किसी को हम कर भी नहीं सकते हैं, और ये ठीक भी नहीं है, तो किसी के साथ किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है आज के टाइम पे। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया था उसमें लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी हैज प्रोहिबिटली एग्जिबिटेड। तो यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी है, अछूत प्रथा, उसे स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है ना, तो उसे पनिश किया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल Yes, ma'am. बहुत सारी ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं कि ये सारी चीजें की ही नहीं जा सकती, एंड फिलहाल ऐसा करने का किसी का मन भी नहीं करेगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है? वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन। अब वुमेन्स ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए और क्या उनका फायदा रहा, और इनमें उन्हें किसने सपोर्ट किया ये मूवमेंट चलाने में। ओके,
Yes, ma'am. चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही, नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, वुमेन्स मूवमेंट। चलिए तो फिलहाल हमारे इंडिया में ही नहीं, बाकी एरिया में भी ये कंडीशन रही है जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। आपको याद है किसी एरिया का नाम? यस, किसी और कंट्री के बारे में आप लोग जानते हैं जहां पर इस टाइप का बिहेवियर किया जाता था? आज मुस्कान की आवाज नहीं आ रही है, मुस्कान ज्यादा डिस्टर्ब है आज। यस प्राची, आप जानते हो बेटा? No, ma'am. अगर आप 6th क्लास आपने पढ़ी हुई है, 6th क्लास में हमें एक टॉपिक दिया था, वहां पर हमें बताया हुआ है कि एक और ऐसी कंट्री है जहां पर इस टाइप का भेदभाव किया जाता था और लेडीज ने वहां पर लड़ाई भी की थी अपने अधिकारों को पाने के लिए। यस अभिषेक, आपको याद है? यस अभिषेक, रिपीट योर आंसर अगेन। मैम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका? हाँ, चलिए गैस कर रहे हो आप? नो, अमेरिका। चलिए तो अब बेटा इतनी जल्दी भूल जाओगे तो मुझे तो लग रहा है ना, अभी जो हमने रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास तक आते आते भूल जाएगा बिल्कुल। याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इन सभी में लिंकेज है। और एसएसटी इसमें जो एसएसटी में ये ज्यादा लिंक होता है, इसीलिए तो आपको बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। हिस्ट्री देखिए कितनी अच्छी तरीके से दी है, पहले आपको अर्ली हिस्ट्री सिखाई है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री दी है, अब आगे जाके दे देंगे मॉडर्न, सॉरी अभी मेडिवल हिस्ट्री है, अब नेक्स्ट टाइम मॉडर्न हिस्ट्री दी जाएगी, ताकि आप सभी लोग पिछली बातों को याद रखें तभी आगे को सीखें। तो देखिए ये जो मूवमेंट हुआ था अमेरिका में, यहाँ पर लेडीज ने किया था, एक सफरेज मूवमेंट चलाया था और उनकी डिमांड्स क्या थी कि हमें भी मेंस के इक्वल राइट दिया जाए, और फिलहाल उनकी जो ये डिमांड्स है वो मान भी ली गई थी एंड में। तो ये यूएसए में चलाया गया था। अब देखिए हमारे इंडिया में भी बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए गए हैं, चलाए गए हैं, और उनका फायदा भी रहा है, बहुत सारे मूवमेंट्स बेनिफिशियल रहे हैं। फिलहाल हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यस मैम। आज का Yes, ma'am. क्या देखिए मैंने आपको बताया था, आपको इन यस मैम। 3 क्वेश्चंस दिए थे, इनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पेज नंबर 62 पे। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। चलिए तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हमें पढ़ना है द वुमेन्स मूवमेंट। ओके, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर होने वाला है। गुड बाय एवरीवन। बाय मैम। Bye, Ma'am, ma'am. goodbye.